Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is physiological effects of auxins. फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में हम फर्स्ट देख रहे हैं सेल एनलार्जमेंट। जैसे कि हमें पता है कि ऑक्सिन जो है ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो जो इनहिबिट करते हैं वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स कहलाते हैं और जो प्रमोट करते हैं वो प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स कहलाते हैं। तो ये ऑक्सिन जो है ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है कि ये जब प्लांट में मौजूद होता है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को ये इंक्रीज़ करता है। और इसमें जो इसका रोल है वो है थ्रू सेल एनलार्जमेंट। अब सेल एनलार्जमेंट के हवाले से कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो किए गए उनमें भी यही देखा गया कि प्लांट की कुछ स्टेम्स जब आइसोलेट कर ली जाती हैं या उनके कोलियोप्टाइल्स को अलग करके उनके सेक्शंस जो हैं ले लिए जाते हैं और उसको फिर ऑक्सिन से ट्रीट कराया गया, तो उसमें ये देखा गया कि उन सेक्शंस की जो लेंथ थी इनिशियल ऑक्सिन ट्रीटमेंट के बाद उनकी लेंथ में इजाफ़ा हो गया। ठीक है, और ये देखा गया है कि ऑक्सिन अप्लाई करने के एटलीस्ट 8 मिनट्स के बाद ये जो एनलार्जमेंट होती है सेल की ये स्टार्ट हो जाती है। और ये 8 मिनट का मींस लैग पीरियड आता है और 8 मिनट्स के बाद उसमें ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है, सेल एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। और अगर 30 to 60 मिनट्स के बाद देखा जाए तो उनकी जो एनलार्जमेंट है वो 5 to 10 फोल्ड्स बढ़ जाती है। मींस जो इनिशियल उनका साइज़ था सेगमेंट्स का उससे 5 to 10 टाइम्स जो है वो उनका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है विद इन 30 to 60 मिनट्स। तो यहाँ पर फिर देखा गया है कि ये देखें आप कि ये एक सेल दिखाया गया है जिसका ये इनिशियल साइज़ था। जब ऑक्सिन अप्लाई किया गया तो ऑक्सिन की एप्लीकेशन के बाद सेल में एनलार्जमेंट हुई और उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब जब एक इंक्रीज़ हो जाता है साइज़ तो कई घंटों तक या फिर कई डेज़ तक जो है वो उसकी जो ये साइज़ है वो मेंटेन रहता है। फिर उसके बाद मींस मज़ीद जो है एनलार्जमेंट जब मैक्सिमम एक लिमिट तक आ जाती है तो उसके बाद मज़ीद एनलार्जमेंट नहीं होती। अब ऑक्सिन की वजह से जो ग्रोथ होती है उसके लिए जो फैक्टर्स ज़रूरी हैं वो ये हैं कि एक तो ऑक्सिन का मुसलसल उसकी सप्लाई का होना, मींस अगर हम उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करा रहे हैं किसी स्टेम सेगमेंट को या कोलियोप्टाइल को, तो उसमें हम ऑक्सिन भी शामिल करेंगे उसके कल्चर मीडियम में। उसके अलावा क्योंकि ये जो ऑक्सिन इंड्यूस्ड ग्रोथ होती है इट इज़ अ एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है, तो इसको मुसलसल जो है ATP भी चाहिए होती है फॉर द ग्रोथ प्रोसेस। उसके अलावा एक्टिव एटीपेजेस का भी हमने पढ़ा है कि क्या होते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटॉन पंप्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म से सेल वॉल की तरफ प्रोटॉन्स को पंप करते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल की एसिडिटी बढ़ जाती है और वो लूजनिंग काज करता है, सेल्स की एनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है। तो एटीपेज का एक्टिव होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस का होना भी ज़रूरी है कि सेल में अगर प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी तो सेल एनलार्जमेंट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। इसका भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो जो फैक्टर इन्वॉल्व है वो है GTP, कि सेल में जो GTP मौजूद होता है अगर वो सेल में मौजूद रहे या उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो एक्ट करता है एज अ नेगेटिव इफ़ेक्टर ऑफ ऑक्सिन। मींस वो ऑक्सिन की वजह से जो ग्रोथ होनी थी वो नहीं होती अगर सेल में GTP मौजूद है। अब सेल में जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये GTP जो है ये कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, मींस प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से GTP लेवल जो है सेल का वो कम हो जाता है और जब GTP लेवल कम हो गया या GTP ख़त्म हो गया तो फिर जो सेल है वो नॉर्मल जो है इलोंगेशन कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। इसके अलावा सेल का टर्गर प्रेशर भी होना चाहिए, मींस उसमें एनफ अमाउंट ऑफ वाटर होना चाहिए ताकि वो अपनी टर्जिडिटी जो है वो बरकरार रख सके और फिर वो इलोंगेट भी हो सके। फिर इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो ज़रूरी हैं इसकी ग्रोथ के लिए वो ये है कि जब ऑक्सिन अप्लाई करने के बाद ग्रोथ होती है इनिशियल स्टेज पे, मतलब इलोंगेशन जब स्टार्ट होती है उस वक्त किसी एब्जॉर्बेबल सॉल्यूट की ज़रूरत नहीं होती सेल को। लेकिन जैसे ही इनिशिएशन हो जाती है, स्टार्ट हो गई है ग्रोथ, तो उसके बाद देखा गया है कि कुछ सुक्रोज़ की ज़रूरत होती है फॉर द फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ द सेल।
तो सुक्रोज़ की मौजूदगी भी ज़रूरी है, या इसके अलावा सुक्रोज़ के अलावा कोई और एब्जॉर्बेबल सॉल्यूट्स जो हैं वो भी ऐड किए जा सकते हैं फॉर द ऑक्सिन इंड्यूस्ड ग्रोथ। फिर ये कि जैसे हमने बात की कि जो सेल एनलार्जमेंट होती है ऑक्सिन की वजह से, इट इज़ एन एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, इसको एनर्जी चाहिए, मींस इसको एटीपी चाहिए। अगर एटीपी सिंथेसिस के इनहिबिटर्स मौजूद हैं, मींस एटीपी की सिंथेसिस नहीं हो रही ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ देयर इनहिबिटर्स, तो एनलार्जमेंट नहीं होती। अब इनहिबिटर्स कौन से हैं एटीपी सिंथेसिस के? इसमें KCN पोटाशियम साइनाइड है, DNP 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल है, और एजाइड। ये तीनों जो हैं ये इनहिबिटर्स हैं एटीपी सिंथेसिस के। जब ये एटीपी सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, इट मीन्स कि ये ऑक्सिन इंड्यूस्ड ग्रोथ को भी इनहिबिट कर रहे हैं। फिर एटीपेज एक्टिविटी का होना भी ज़रूरी है, हमने अभी बात की। अगर एटीपेज की एक्टिविटी रुक जाती है तो भी एनलार्जमेंट नहीं होती। अब एटीपेज एक्टिविटी के जो इनहिबिटर है उसमें एग्जांपल दी हुई है वेनाडेट। वेनाडेट जो है इट इज़ इनहिबिटर ऑफ एटीपेज। तो जब ये मौजूद होगा तो ये एटीपेज की एक्टिविटी को रोकेगा, इट मीन्स कि सेल की एनलार्जमेंट जो है वो भी नहीं होगी। तो इसके अलावा जो भी प्रोटीन सिंथेसिस या RNA सिंथेसिस के इनहिबिटर्स हैं, ये हमने मोड ऑफ एक्शन में भी बात की थी कि प्रोटीन सिंथेसिस और RNA की सिंथेसिस के जो इनहिबिटर्स हैं वो भी ऑक्सिन इंड्यूस्ड ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं सिंथेसाइज हो रही या RNA की सिंथेसिस नहीं हो रही तो इसमें एनलार्जमेंट भी नहीं होती। नेक्स्ट इफ़ेक्ट इज़ सेल डिवीजन। कि ग्रोथ जब होती है, ग्रोथ दो तरीक़ों से हो सकती है। एक तो जो सेल्स हैं एक सेगमेंट में, उनकी तादाद तो उतनी रहे, मतलब नंबर ऑफ़ सेल्स उतने रहें, लेकिन वो एनलार्ज हो जाएं साइज़ में, साइज़ इंक्रीज़ कर जाए उनका, तो भी वो ग्रोथ शो करते हैं। दूसरी सूरत हाल ये भी हो सकती है कि सेल्स जो हैं उनका साइज़ तो सेम रहे, वही रहे जो इनिशियल था, लेकिन वो सेल डिवीजन ज़्यादा कर लें, नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो बढ़ जाएँ, तो उससे भी सेल जो है तादाद में क्योंकि ज़्यादा हो जाते हैं तो वो डेवलपमेंट शो करते हैं। अब इंटैक्ट सिस्टम्स में देखा गया, इंटैक्ट सिस्टम मींस जो एक एस्टेब्लिश्ड प्लांट है, मींस उसको हम कोई आर्टिफिशियल मीडियम की बात नहीं कर रहे, इंटैक्ट प्लांट की बात कर रहे हैं। उसमें ऑक्सिन क्या करता है कि वो कैम्बियम की सेल डिवीजन कराता है। जब कैम्बियम की सेल डिवीजन होगी तो कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होगा और उससे नए जो हैं सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम वो बनना शुरू हो जाएंगे। और कल्चर टिश्यूज़ मींस अब हम कल्चर टिश्यूज़ की बात करें कि अगर हम आर्टिफिशली जो है किसी प्लांट पार्ट को कल्चर करा रहे हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, ख़ुद से उसको हमने कल्चर मीडियम दिया है जिसमें ऑक्सिन भी शामिल कर लिया जाए, तो ऑक्सिन जो है उसके साथ साइटोकाइनिन का होना भी ज़रूरी है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन मिल के करते हैं सेल डिवीजन इन कल्चर टिश्यूज़। अब टोबैको पिच सिस्टम में देखा गया है कि टोबैको के पिच सेल्स जो हैं वो जब कल्चर कराए जाते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, तो उसमें देखा गया है कि जब उसकी ग्रोथ होती है, ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं उसकी जो ऑर्गन फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है ऑक्सिन साइटोकाइनिन की रेशो पे, मींस ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की मिकदार पे डिपेंड करता है उस। अब वो किस तरह से है कि अगर तो हम टोबैको पिथ टिश्यूज़ को हम क्या कर रहे हैं, कल्चर करा रहे हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, उसमें हम खुद से उनको ऑक्सिन भी सप्लाई कर रहे हैं, हम साइटोकाइनिन भी सप्लाई कर रहे हैं। अगर तो उस मीडियम में ऑक्सिन जो है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी दैन साइटोकाइनिन, इफ़ ऑक्सिन लेवल इज़ हायर दैन साइटोकाइनिन, तो उसमें कौन सा ऑर्गन बनेगा, रूट्स। ठीक है। अगर तो हम उसमें अप्लाई करते हैं साइटोकाइनिन हायर दैन ऑक्सिन, अप्लाई दोनों कर रहे हैं, लेकिन साइटोकाइनिन की मिकदार ज़्यादा है ऑक्सिन से, तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, ये शूट्स को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। ऑक्सिन ज़्यादा होगा तो रूट्स की डेवलपमेंट होगी, और साइटोकाइनिन ज़्यादा है तो शूट्स प्रोड्यूस होंगे। अगर दोनों ये जो हार्मोन्स हैं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, दोनों हार्मोन्स सेम कंसंट्रेशन में अगर उसमें ऐड किए जाएं, तो फिर क्या होगा कि एक कैलस मैस बन जाएगा। कैलस क्या होता है, अ मैस ऑफ सेल्स विदाउट एनी डिफ्रेंशिएशन, कि सेल्स तो बन जाएंगे बहुत सारे, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएंगे, कि ना वो रूट्स बना रहे हैं ना वो शूट बना रहे हैं, वो एक कैलस मैस, मतलब एक मैस ऑफ सेल्स जो हैं वो बना रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ये इंटरमीडिएट रेशो दिखाई गई है कि अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन सेम कंसनट्रेशन में है तो इस तरह से एक कैलस बन जाएगा, मैस ऑफ सेल्स बन जाएंगे जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे। अगर यहाँ पर देखें लो ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन, मतलब ऑक्सिन कम है, साइटोकाइनिन ज़्यादा है, तो इस सूरत में शूट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं।
इस सूरत में देखें कि यहाँ पर दिखाया गया कि हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन, कि ऑक्सिन ज़्यादा है साइटोकाइनिन कम है, तो उस सूरत में रूट्स डेवलप हो रही हैं। तो ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो को एडजस्ट करने से शूट या रूट की फॉर्मेशन को इनिशिएट किया जा सकता है इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। नेक्स्ट इज़ वेस्कुलर टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। अब वेस्कुलर टिश्यूज़ जो प्लांट्स के हैं वो दो हैं जो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं। जाइलम है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को अलॉन्ग विद सॉइल न्यूट्रिएंट्स, मींस वाटर के साथ जो उसके डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू जाइलम। और जो फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, जो सिंथेसाइज्ड फूड होता है उसको ये ट्रांसपोर्ट करता है। अब इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन के लिए जब ये डिफ्रेंसिएशन होती है फ्लोएम और जाइलम की, उसमें देखा गया कि इंडोल एसिटिक एसिड जो कि नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन है, तो ये इंडोल एसिटिक एसिड जो है ये मेजर लिमिटिंग और कंट्रोलिंग फैक्टर है। ये कंट्रोल करता है जाइलम और फ्लोएम की डिफ्रेंसिएशन को। नेक्स्ट इज़ रूट इनिशिएशन। जैसे अभी हमने बात की कि ऑक्सिन की कंसंट्रेशन अगर हम ज़्यादा अप्लाई करते हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में तो ये प्रमोट करता है रूट की डेवलपमेंट को। इसी तरह से the localization of root generation at the basal end of stem cuttings is due to polar movement of auxin toward the physiologically lower end that was nearer the root tip of the intact plant. अब intact plant में जो रूट की डेवलपमेंट होती है वो कहते हैं कि क्योंकि ऑक्सिन की कंसंट्रेशन जो है ज़्यादा है और वो प्रमोट कर रही है रूट की ग्रोथ को, तो ऑक्सिन जो है वो बेसल एंड तक मूव करके आता है। ठीक है, फ्रॉम टिप ऑफ द स्टेम टू द बेसल एंड ऑफ द स्टेम जो है ये मूव करता है और इसकी वजह से ये लोअर एंड्स पे स्टेम की लोअर एंड्स पे रूट की इनिशिएशन कराता है या उनकी डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करता है। इसी के अलावा सिंथेटिक ऑक्सिन्स लाइक NAA क्या है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड added from outside to root end of the freshly excised stem cutting have been found to initiate root initiation and thus can be used as rooting hormones in horticultural practices। कि अगर हम कोई कल्चर मीडियम में एक फ्रेशली एक्साइज्ड हमने स्टेम ली है, मतलब एक फ्रेश हमने काटी है स्टेम का कोई हिस्सा, और उसको हम ग्रो कराना चाह रहे हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, क्योंकि कल्चर मीडियम में जब सारी ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाती हैं तो वो जो जिस ऑर्गन को हम कल्चर करा रहे हैं वो एक कंप्लीट प्लांट में डेवलपमेंट उसकी हो जाती है। क्योंकि प्लांट जो है उसमें ये सलाहियत है कि उसके कोई भी ऑर्गन अगर ले लिया जाए और उसको आर्टिफिशली ग्रो कराया जाए इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम तो वो एक कंप्लीट प्लांट बना सकता है। तो उसमें हम अगर सिंथेटिक ऑक्सिन शामिल करते हैं उस फ्रेशली जो कट हमने किया है स्टेम, उसको जब हम ग्रो करा रहे हैं आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में, अगर उसमें सिंथेटिक ऑक्सिन शामिल कर दिए जाएं तो वो भी उसकी रूटिंग करते हैं, मतलब रूट्स की डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये रूटिंग हार्मोन के तौर पे एक्ट करता है इन हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस। ट्रॉपिक रेस्पॉन्सेस। अब ट्रॉपिक रेस्पॉन्सेस जो हैं ये हमने पहले भी बात की थी कि ऑक्सिन जो है ये फोटोट्रॉपिज्म में हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव अपना जो है स्टेम इसकी वो रोल प्ले करती है कि पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में ये बेंडिंग करते हैं अपने रूट्स या स्टेम की, और लाइट के हवाले से देखा गया है कि इनकी जो शूट्स हैं अगर इनकी शूट्स को यूनिलेटरल लाइट दी जाए, मतलब एक तरफ से एक डायरेक्शन से इनको लाइट मिल रही है, तो उस सूरत में ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स शो करते हैं, मतलब इनकी शूट्स उसी तरफ बेंड हो जाती हैं जहाँ से लाइट इनको मिल रही हो। जबकि जो रूट्स हैं वो यूनिलेटरल लाइट के मिलने से ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं कि ये उस तरफ मूव कर रहे हैं जो कि शेडेड साइड है, यहाँ से लाइट इनको मिल रही है उस तरफ नहीं दूसरी तरफ ये मूव करते हैं। शूट्स पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स शो करते हैं और रूट्स जो हैं वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक रेस्पॉन्स शो करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि एक्सपेरिमेंटली जो क्लॉडनी वेंट हाइपोथेसिस दी गई एक्सपेरिमेंट्स के बाद, उसमें यही देखा गया कि जब लाइट को इस तरह से प्लांट को दिया जाए कि वो दोनों डायरेक्शंस पे इक्वली वो अप्लाई हो रही है, मीन्स ये लाइट जो है ये यूनिलेटरल नहीं है। यूनिलेटरल वो होती है जो एक तरफ से दी जाए, ये ऊपर से जब लाइट दे रहे हैं तो ये पूरे प्लांट को इक्वली मिल रही है लाइट। ठीक है, उस सूरत में ये प्लांट जो है ये बेंडिंग शो नहीं कर रहा, ये स्ट्रेट अपवर्ड ही मूव कर रहा है। दूसरी तरफ जब एक यूनिलेटरल लाइट दी जाती है, एक साइड से एक डायरेक्शन से जब लाइट दे रहे हैं, तो उस सूरत में देखा जाता है कि ऑक्सिन जो है
उसकी कंसंट्रेशन से शेडेड साइड में ज़्यादा पाई जाती है। और शेडेड साइड में जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो यहाँ के सेल्स आप देखें ये ज़्यादा इलोंगेट हो रहे हैं, और ज़्यादा इलोंगेट होने की वजह से ये बेंड हो रहे हैं उस तरफ जहाँ से इनको लाइट मिल रही है। तो शेडेड साइड में ऑक्सीजन की अकोमोलेशन ज़्यादा होने की वजह से ये बेंड करते हैं इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ जहाँ से इनको लाइट मिल रही है, और ये इस तरह से फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस जैसे कि नाम से जाहिर है, एपिकल एपिक से लिया गया है कि टॉप पे सबसे ऊपर जो एपिकल बड होती है वो डोमिनेंट होती है, और बाकी जो लेटरल बर्ड्स होती हैं वो डोमिनेंट नहीं होती। और ये किस वजह से होता है प्लांट में एपिकल डोमिनेंस? ये होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब एपिकल डोमिनेंस का जो कंसेप्ट है वो यही है कि एक प्लांट देखें, आपको यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें जब बर्ड्स बनती हैं तो एक उनकी टिप पे होती है जिसको एपिकल बर्ड कहा जाता है, बाकी हैं इन ब्रांचेस की बेस पे देखें, इनको एक्सिलरी बर्ड्स भी कहते हैं या फिर इनको लेटरल बर्ड्स कहा जाता है। तो नेचुरल जो फिनोमिना है वो ये है कि नेचुरली प्लांट में जब ऑक्सीजन पाया जाता है तो वो उसकी प्लांट की हमने कहा शूट की टिप पे उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और वो जो टिप पे एपिकल बर्ड होती है वो एक्टिव होती है, और वो क्या करती है, बाकी तमाम बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है, उनकी डेवलपमेंट को रोक देती है, वो एक्ट करता है एज अ इनहिबिटर। अब इस टिप पे जो एपिकल बर्ड है ये ख़ुद तो एक्टिव होगी, ठीक है, लेकिन जो बाकी बर्ड्स हैं लेटरल बर्ड्स वो सारी क्या होंगी, डोरमेंट होंगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये फिनोमिना कहलाता है एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस की वजह से हम कह सकते हैं कि हम जैसे अभी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की वजह से ऐसा होता है कि एपिकल जो बर्ड है वो एक्टिव है और बाकी जो लेटरल बर्ड्स हैं वो डोरमेंट है। मींस ये लेटरल बर्ड्स की उनकी डेवलपमेंट को ये इनहिबिट करता है। इट इज़ एन इनहिबिटर ऑफ लेटरल बर्ड। ठीक है, अब फिर ये देखा गया है कि एक्सपेरिमेंट करके कि यहाँ पर देखें एपिकल डोमिनेंस दिखाई गई है कि ये एक प्लांट है, ठीक है। अब इसमें इसकी जो टिप पे जो बर्ड है वो तो ग्रो कर रही है, लेकिन जो लेटरल बर्ड्स हैं उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो रही है। अब ये जब सिर्फ एपिकल बर्ड जो है ये ग्रो करेगी तो प्लांट जो लेंथ वाइज है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। यहाँ पर देखें कि ये लेंथ वाइज जो है ये ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इसमें इसकी जो लेटरल ब्रांचेज़ हैं वो कम बन रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर दिखाएगा कि ये प्रूनिंग की गई है, मतलब जो एपिकल बर्ड है उसको काट दिया गया। जब एपिकल बर्ड को काट दिया गया तो वहाँ से ऑक्सीजन आया ही नहीं इनको इनहिबिट करने, लेटरल बर्ड्स को। इनहिबिटर तो यही था ना ऑक्सीजन। हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो लेटरल बर्ड इनहिबिटर है, कि वो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो एपिकल बर्ड में ज़्यादा है। जब एपिकल बर्ड को रिमूव कर दिया गया, प्लांट की प्रूनिंग करा दी गई, तो उस सूरत में देखें ये लेटरल बर्ड्स जो हैं ये अब एक्टिव हो गई हैं और ये एपिकल डोमिनेंस से निकल चुकी हैं, और इनकी देखें इस तरह से प्लांट की ग्रोथ हो रही है। पहले इसकी एपिकल डोमिनेंस की वजह से ग्रोथ इस तरह थी कि ये लेंथ वाइज सिर्फ ग्रो कर रहा था, और अब जब इसकी एपिकल बर्ड रिमूव कर दी गई है तो अब इसकी लेटरल बर्ड्स एक्टिव होने की वजह से ये लेटरली जो है ये ग्रो कर रही हैं। ये आप ज़्यादातर देखें तो गार्डन्स में जो बाड़ लगाई जाती है तो उसकी मुसलसल जो है रेगुलरली उसकी कटिंग की जाती है, ठीक है। एक रेगुलर पीरियड के बाद उसको प्रूनिंग उसकी कर दी जाती है। तो प्रूनिंग से क्या होता है कि वो लेंथ वाइज तो ग्रो नहीं करते प्लांट, लेकिन वो विड्थ वाइज जो है लेटरल उनकी ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है, लेटरल ग्रोथ उनमें अच्छी होती है। और अगर इसमें फिर ये किया जाए कि इसमें एपिकल बर्ड हमने रिमूव कर दिया ना, अगर इस प्लांट पे इसकी टिप पे अब यहाँ पर एपिकल बर्ड नहीं है, लेकिन इसकी टिप पे अगर आर्टिफिशियली ऑक्सीजन अप्लाई कर दिया जाए तो दोबारा से इसकी जो लेटरल बर्ड की ग्रोथ है ये दोबारा से इनहिबिट हो जाएगी। इट मीन्स के ऑक्सीजन इज़ इनहिबिटर ऑफ लेटरल बर्ड ग्रोथ। नेक्स्ट इज़ लीफ एंड फ्रूट एब्सेशन, पत्तों का गिर जाना या फल का गिर जाना। तो इसमें यह देखा गया है कि इंडोल एसिटिक एसिड जो है इन लीफ ब्लेड इनहिबिट्स द एब्सेशन, ठीक है। पत्तों में अगर ये लीफ ब्लेड में अगर ये पहुंचता है तो ये वहाँ पर एब्सेशन को रोकता है, इनहिबिट करता है पत्तों के गिरने के अमल को। बट व्हेन द सप्लाई ऑफ इंडोल एसिटिक एसिड बिकम्स लो ईदर बाय नॉर्मल एजिंग और बाय आर्टिफिशियल डी ब्लेडिंग एब्सेशन अकर्स। लेकिन अगर लीव्स में
इंडोलिस्टिक एसिड की कंसंट्रेशन कम हो गई है प्लांट की एजिंग की वजह से, या फिर आर्टिफिशियल डीब्लेडिंग की वजह से, अगर पत्तों को काट दिया गया है, कट लग गया है, टूट गए हैं वो इस तरह से, तो उनमें एब्सेशन जो है वो हो जाती है। वैसे ये क्या करता है इंडोलिस्टिक एसिड, ये लीव्स की एब्सेशन को रोकता है। अब फ्रूट्स के हवाले से ये देखा गया है कि कॉमनली ऐसा होता है कि एप्पल है, पेयर है, लेमन है या ग्रेप्स हैं, तो जैसे ही ये फ्रूट्स मैच्योर होते हैं तो मैच्योर होने के बाद ये दरख्त से गिर जाते हैं, और जब ये गिर जाते हैं तो इनकी जो कमर्शियल वैल्यू है इन फ्रूट्स की वो कम हो जाती है। तो ऑक्सिन जो है, ऑक्सिन अगर हाई कंसंट्रेशन में मौजूद हो वो इनकी एब्सेशन को रोकता है। तो ये किया क्या जाता है कि फ्रूट्स की कमर्शियल वैल्यू को बरकरार रखने के लिए या उसकी कमर्शियल वैल्यू को बढ़ाने के लिए कि वो ख़ुद से ना गिरे बल्कि उसको जो है प्लक किया जाए या उसको ख़ुद हार्वेस्ट किया जाए, तो उनको एब्सेशन से रोका जाता है बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन। कि अगर ख़ुद से ऑक्सिन अप्लाई किया जाए, इसमें अब कौन से ऑक्सिन हैं, 2,4,5-TP जिसका नाम है 2,4,5 ट्राईक्लोरोफिनॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड, या फिर 2,4-DP जो कि है डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, या फिर NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हो गया, 2,4-D हो गया। ये जब अप्लाई किए जाते हैं प्लांट की के ऊपर जो फ्रूट्स मौजूद हैं उनकी जब ग्रोथ तकरीबन हो चुकी होती है, उस स्टेज पे जब उन पे अप्लाई किए जाते हैं तो ये ऑक्सिन्स जो हैं उनकी एब्सेशन को रोकते हैं। फ्रूट सेटिंग, फ्रूट ग्रोथ एंड फ्रूट राइपनिंग। अब ये ज़्यादातर इसमें जो इसका रोल है वो टोमेटो प्लांट के हवाले से देखा गया है कि टोमेटो प्लांट में जब एक ऑक्सिन अप्लाई किया जाता है 4-CPA, उसका नाम है 4-क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जब ये अप्लाई किया जाता है टोमेटो प्लांट के ऊपर तो टोमेटो प्लांट की ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होती है और उस पर फ्रूट सेट भी ज़्यादा होता है, मतलब उस पर टोमेटो जो है वो ज़्यादा लगना शुरू हो जाते हैं। वैसे जो है नॉर्मली जो है ऑक्सिन और फ्रूट सेटिंग या फ्रूट राइपनिंग के हवाले से इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो नहीं देखा गया, लेकिन जो ऑक्सिन 2,4-D है इट हैज़ बीन शोन टू काज अ डुअल इफेक्ट ऑन राइपनिंग, कि इसका जो इफ़ेक्ट है राइपनिंग के हवाले से वो दोनों तरीक़ों से है कि इट स्टिमुलेट्स राइपनिंग थ्रू इथाइलिन प्रोडक्शन बट में आल्सो काज डिले इन राइपनिंग, कि अगर प्लांट में इथाइलिन भी मौजूद है या अगर हम आर्टिफिशियली बात करें, हम अप्लाई कर रहे हैं ऑक्सिन और साथ में इथाइलिन भी है, तो उस सूरत में ये क्या करेगा, ये फ्रूट की राइपनिंग को, उसके पकने के अमल को स्टिमुलेट करेगा। अगर सिर्फ ऑक्सिन होगा तो ये उसकी राइपनिंग को डिले करेगा। नेक्स्ट इज़ फ्लावरिंग। अब फ्लावरिंग के हवाले से देखा गया है कि कुछ ऑक्सिन्स जैसे कि NAA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हो गया, IAA इंडोलिस्टिक एसिड हो गया, ये क्या करते हैं, ये फैमिली ब्रोमीलिएसी के मेंबर्स में फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं कि उनमें फ्लावर्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो इसका इफ़ेक्ट है ये यूनिवर्सल नहीं है, मींस ये सिर्फ फैमिली ब्रोमीलिएसी के मेंबर्स तक है, बाकी प्लांट्स पे इसका रोल इस तरह से नहीं होता। बाकी वैसे देखा गया कि ऑक्सिन एप्लीकेशन टेंड्स टू बी इनहिबिटरी टू फ्लावर फॉर्मेशन इन मोस्ट प्लांट्स। बाकी प्लांट्स में देखा गया है कि ऑक्सिन्स जो हैं वो फ्लावर फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं, लेकिन फैमिली ब्रोमीलिएसी के मेंबर्स में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करते हैं। अब इसमें जो इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है कि बाकी प्लांट्स में ये इनहिबिट करते हैं फ्लावरिंग को, वो हो सकता है ड्यू टू ऑक्सिन इंड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन, के ऑक्सिन के साथ साथ अगर इथाइलिन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा है तो उस सूरत में ये फ्लावरिंग को इनहिबिट करते हैं। एसिमिलेट मूवमेंट। एसिमिलेट क्या होता है कि प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो फूड बनता है, उसकी जो हम कहते हैं मूवमेंट होती है वो यूजली होती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक, कि जिन पार्ट्स में वो फूड बनी है वहाँ से ट्रांसपोर्ट होके जाती है जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। जिन एरियाज़ में फूड सिंथेसाइज होती है वो सोर्स कहलाते हैं, और जहाँ पर मूव होने के बाद वो फूड पहुँचता है, वो फोटोसिंथेटिक एसिमिलेट्स पहुँचते हैं, वो एरियाज़ कहलाते हैं सिंक एरियाज़। तो ये जो मूवमेंट होती है एसिमिलेट की फ्रॉम सोर्स टू सिंक, इसमें भी हार्मोन्स का रोल होता है। अब हार्मोन्स की जो अमाउंट है वो सीड्स में ज़्यादा होती है, कि सीड्स में ड्राई मैटर जो है वो अकोमुलेट हुआ होता है। जब सीड्स को ग्रो कराया जाता है तो उसमें क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो उस टाइम नहीं हो रही होती, जो उसके अंदर इनर कंटेंट मौजूद होता है ड्राई मैटर, उसी को यूज़ करते हुए सीड जो है वो इनिशियल अपनी डेवलपमेंट या ग्रोथ करता है। तो उसमें देखा गया है
कि फ्लोएम के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट होती है इन एसिमिलेट्स की, कि जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फ्लोएम, तो वो मैक्सिमम जो इसकी ट्रांसपोर्ट है वो होती है टुवर्ड्स ऑक्सिन सोर्स के, जहाँ पर ऑक्सिन बन रहा है या ऑक्सिन की मिकदार जिन पार्ट्स में ज़्यादा है, एसिमिलेट भी ज़्यादा उन्हीं पार्ट्स में मूव करके जाता है थ्रू द फ्लोएम। नेक्स्ट इज़ चेंजिंग सेक्स एक्सप्रेशन। अब फ्लावर्स के हवाले से हम बात करेंगे कि कुछ फ्लावर्स होते हैं प्लांट में जो कि परफेक्ट फ्लावर्स कहलाते हैं। परफेक्ट फ्लावर्स वो होते हैं जिनमें दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड्स पाई जाती हैं, मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड एंड्रोशियम भी मौजूद हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड गाइनोशियम भी मौजूद हो। मींस एक ही फ्लावर में जब स्टेमन्स भी हैं और पिस्टिल या कार्पिल कहते हैं जिसे, वो भी है, तो ये कहलाता है परफेक्ट फ्लावर। अब जो कुकरबिट्स होते हैं, फैमिली कुकरबिटेसी के जो मेंबर्स हैं, इसमें अगर हम क्यूक्यूमस को देखें, क्यूक्यूमस सेटिवस जैसे वो है, खीरा है, तो इनमें क्या होता है कि जब इनिशियली इनमें फ्लावर्स बनना शुरू होते हैं तो वो फ्लावर्स शुरू में जब बन रहे होते हैं वो परफेक्ट फ्लावर्स होते हैं। लेकिन जैसे ही फ्लावर जो है वो बड़ा होना शुरू होता है, उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है, तो वो परफेक्ट फ्लावर्स नहीं रहते बल्कि वो मोनोइशियस हो जाते हैं। मींस वो फ्लावर फिर हेर्माफ्रोडाइट नहीं होता, वो या तो फीमेल फ्लावर में डेवलप होता है या फिर वो मेल फ्लावर में डेवलप होता है। अब फिर मेल फ्लावर को स्टेमिनेट फ्लावर भी कहा जाता है, फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट फ्लावर कहा जाता है। इसमें जो ऑक्सिन का रोल है वो ये है कि जब इन प्लांट्स में फ्लावर की बड जो है वो बन जाती है और वो ग्रो करना शुरू करता है, उस टाइम अगर ऑक्सिन अप्लाई कर दिया जाए तो वो जो फ्लावर्स हैं वो फीमेल फ्लावर्स बन जाते हैं। उसमें ये प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ फीमेल फ्लावर्स। और इसी तरह देखा गया है कि इथाइलिन जो है उसका भी यही रोल है कि ऑक्सिन्स और इथाइलिन ये दोनों क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स में फीमेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन को ये स्टिमुलेट करते हैं। नेक्स्ट आप जब जिब्रेलिन्स पढ़ेंगे तो जिब्रेलिन्स का जो रोल है वो इनसे उलट है। वो क्या करते हैं कि अगर इन प्लांट्स में जिब्रेलिन्स अगर हम अप्लाई कर दें तो ये मेल फ्लावर्स की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं, जबकि ऑक्सिन और इथाइलिन ये फीमेल फ्लावर्स को प्रमोट करते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आज हमने पढ़े हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।